नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकारों तक। वहीं आपको हम बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जो होंगी आपके काम की। आपको हम बताएंगे सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका सीधा फायदा आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। आजादी के अमृत महोत्सव पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीरवार को हरियाणा सिविल सचिवालय में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा का योगदान पर आधारित लघु प्रदर्शनी और डिजिटल सूचना पट्ट का शुभारंभ किया, जहां कई मंत्रीगण और अधिकारी मौजूद रहे। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। हरियाणा सिविल सचिवालय में आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा के योगदान पर आधारित लघु प्रदर्शनी और डिजिटल सूचना पट्ट का शुभारंभ किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री रंजीत सिंह, मूलचंद शर्मा, बनवारी लाल, जेपी दलाल और राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव समेत खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद रहे। तो वहीं सीएम के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी डी.एस. ढेसी, सीएम के प्रधान सचिव वी. उमाशंकर समेत तमाम अधिकारियों ने भी शिरकत की। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आजादी के 75वें वर्ष पर अमृत महोत्सव में आजादी का इतिहास और कहानियां डिजिटल पट पर लगाई गई हैं, जिसका मकसद है कि आने जाने वाले सभी प्रेरणा पा सके। वहीं सीएम ने बताया कि इस तरह के डिजिटल पट जिला सचिवालय में भी लगाने के आदेश दिए गए हैं और उसके बाद जहां ज्यादा आवाजाही लोगों की रहती है वहां भी लगाने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें आजादी की पूरी कहानी की जानकारी रहेगी। मित्रों, बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आज सचिवालय के ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ये जो आज डिजिटल एक पट लगाया गया है, जिसके अंदर खास करके आज़ादी के इस पर्व पर 75वां जो आज़ादी का वर्ष चल रहा है, अमृत महोत्सव, इस समय में आज़ादी की पुरानी जो प्राचीन इतिहास है, कहानियां हैं, वो सब यहाँ डिजिटल पट पर लगाई गई हैं ताकि लोग आते जाते यहाँ पर उसको देख सकें और इससे प्रेरणा प्राप्त कर सकें। हमने ये भी कहा है कि इसी प्रकार के पट सभी जिला के जो मिनी सचिवालय हैं वहाँ पहले लगाया जाए और बाद में जहाँ जहाँ फुटफॉल होता है लोगों का वहाँ भी लगाने का प्रयत्न करेंगे ताकि लोगों को इस वर्ष में आज़ादी की पूरी कहानी, ये किस प्रकार से क्रांतिकारियों ने आज़ादी प्राप्त की, किन किन लोगों का उसमें योगदान रहा और कहाँ कहाँ इसका बिगुल बजाया गया, ये सारी जानकारी उनको मिल सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया की तर्ज पर डिजिटल हरियाणा बहुत से मापदंडों को पूरा कर चुका है। डिजिटल हरियाणा हमारा फोकस्ड कार्यक्रम है जिस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा आईटी डिपार्टमेंट हर विभाग में ऐसे सॉफ्टवेयर बने, इस पर काम कर रहा है। आईटी के माध्यम से लोगों को कई सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा अंत्योदय सरल केंद्र और परिवार पहचान पत्र का एक नमूना है और इसी तरह रेवेन्यू रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन भी किया जा रहा है। वहीं सीएम ने कहा कि प्रदेश में ई ऑफिस की शुरुआत की गई है। इसके लिए ऑटो अपील सॉफ्टवेयर आज की शुरुआत क्रांतिकारी ढंग से की गई, जिसमें 546 राइट टू सर्विस कमीशन में नोटिफाइड है। इसमें ऑटो अपील का ऑप्शन रहेगा। समय पर काम न होने पर कर्मचारियों से सवाल जवाब किए जाएंगे। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। डिजिटल इंडिया की तर्ज पर डिजिटल हरियाणा बहुत से मापदंडों को पार कर चुका है और हमारा आईटी डिपार्टमेंट हर एक विभाग में कुछ न कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर बने, इस पर लगा है ताकि लोगों को सब सुविधाएं, यानी आईटी का मतलब है कि इमीडिएट ट्रांसमिशन, यानी एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन, ये इस प्रकार से आईटी के माध्यम से हम लोगों को जो अपनी सेवाएं हैं, चाहे वो अंत्योदय सरल केंद्र हैं और चाहे अभी जो हमने परिवार पहचान पत्र बनाया है वो भी एक आईटी का यानी डिजिटल हरियाणा का ही एक नमूना है। हमने किसानों के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से बहुत सी सेवाएं उनको देना शुरू किया है
और डिजिटलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स ये हम कर रहे हैं हर एक विभाग में। अभी आगे चल करके हर विभाग की जो फाइलें हैं ई ऑफिस के माध्यम से वो ई फाइल्स ही चलेंगी, अब फिजिकल फाइलें नहीं चलेंगी। और कल हमने एक और जो बड़ा एक क्रांतिकारी कदम उठाया है कि जो राइट टू सर्विस कमीशन है उन्होंने एक ऑटो अपील सिस्टम ये बनाया है आस नाम से, ताकि किसी को टाइम से सर्विस नहीं मिलेगी। 546 सर्विसेज ऐसी हैं जो राइट टू सर्विस कमीशन के अंतर्गत नोटिफाइड हैं, उन सब में टाइम बाउंड तरीके से सर्विस नहीं मिलेगी तो उसका अपील अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगी, किसी को अपील करनी नहीं पड़ेगी। फिर उसमें से कर्मचारियों से पूछताछ की जाएगी कि वो काम उसने समय पर क्यों नहीं किया। तो इसलिए डिजिटल हरियाणा ये हमारा एक बहुत फोकस्ड कार्यक्रम है जिसके ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश और प्रदेशवासियों का बहुत तेजी के साथ लगातार अनवरत विकास किया जा रहा है। इस कड़ी में डिजिटल इंडिया की तर्ज पर डिजिटल हरियाणा को अब आगे बढ़ाया जा रहा है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। वहीं चंडीगढ़ में अवैध कॉलोनियों को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से एक सख्त फैसला लिया गया है। अधिकारियों के साथ बैठक उन्होंने की है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब प्रदेश में कोई भी अवैध कॉलोनी ना काटी जाए, इसको लेकर अधिकारी सुनिश्चित करें। अगर कोई गड़बड़ हुई तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाते हुए कहा है कि गरीब जनता से अब खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने बैठक के दौरान आला अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि जनता की खून पसीने की कमाई अवैध कॉलोनाइजर की भेंट ना चढ़े। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने देश को साल 2025 तक टीबी फ्री करने को जो सपना है उसको साकार करने की दिशा में हरियाणा अहम योगदान देगा। इसी कड़ी में उन्होंने कहा है कि हरियाणा में अगर कोई भी प्राइवेट डॉक्टर के पास या फिर क्लिनिक में टीबी का मरीज आता है तो उसकी जानकारी हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग या फिर संबंधित सिविल सर्जन कार्यालय में नहीं जाती है, तो ऐसे में लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। देश को 2025 तक टीबी मुक्त करने के लिए केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने रफ्तार तेज कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने की दिशा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अलग अलग राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहम चर्चा की, जिसमें हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष इस मुहिम को सफल बनाने के लिए कई अहम बातें रखी। टीबी के खिलाफ शुरू हुए 2 महीने के विशेष अभियान में वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान टीबी मुक्त भारत बनाने के विषय पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से अहम बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि हरियाणा में सभी प्राइवेट लैब्स और अस्पतालों को अब टीबी के एक मरीज का ब्यौरा स्वास्थ्य विभाग को देना अनिवार्य होगा, जिससे टीबी को फैलने से रोका जा सकता है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ये भी जानकारी दी है कि जरूरत पड़ने पर हरियाणा की सभी RT-PCR टेस्टिंग लैब्स में अब टीबी की भी जांच होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लक्ष्य तय किया है कि 2025 तक हम भारत को टीबी मुक्त बनाएंगे। उसको लेकर आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और सारे प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ और अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, इस पर विस्तार से चर्चा हुई है। हरियाणा में भी हम इसके लिए पहले से ही काम कर रहे हैं और हमारे पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, हमारे पास मशीनें भी हैं, टेस्टिंग की कैपेसिटी भी है और अभी हमने RT-PCR की कम से कम 1 से ज़्यादा मशीनें लगाई हैं, वो भी टीबी के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। और हम घर घर जाएंगे और लोगों को चेक करेंगे कि जिनके पास भी इस प्रकार के सिम्टम होंगे टीबी टाइप के, उनकी हम टेस्टिंग करेंगे, ट्रीट करेंगे और उनको क्योर करेंगे। इसके साथ ही हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने केंद्र से ये भी मांग की है कि टीबी के मरीज को रुपए देने की बजाय प्रोटीन या सप्लीमेंट सीधे मरीज को देने की योजना बनाई जाए। एक मैंने सुझाव दिया है कि कुछ कैश राशि दी जाती है टीबी पेशेंट को आहार के लिए,
तो मैंने सुझाव दिया है कि नेशनल लेवल पर ही उस कैश की जगह पर कोई सप्लीमेंट देने की बात होनी चाहिए। कोई प्रोटीन हो या कोई कुछ हो, कोई ऐसा सप्लीमेंट देना चाहिए, क्योंकि वो तो फिर टीबी का मरीज ही खाएगा। कैश तो घर में कहीं और भी इस्तेमाल हो सकता है। इतना ही नहीं, मरीजों की जियो ट्रैकिंग के लिए ऐप बनाने का सुझाव भी अनिल विज ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के सामने रखा। साथ ही उन्होंने कहा कि टीबी के हर मरीज का ब्यौरा रिकॉर्ड में होना चाहिए, क्योंकि उसके ठीक होने तक दवाई देनी है। हमारे ध्यान में आई है कि बहुत सारे प्राइवेट क्लिनिक, प्राइवेट लैब्स, केमिस्ट वो टीबी की टेस्ट करते हैं, दवाइयाँ देते हैं या इलाज करते हैं, परंतु ये नोटिफाइड डिजीज है। इसका हमारे सीएमओ के पास उनको रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक होता है, शायद वो नहीं कर रहे हैं। मैं एक मुहिम चलाऊंगा सारे प्रदेश में कि ऐसा जो नहीं कर रहे हैं हम उनको कहें या उनके खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि हर टीबी का पेशेंट हमारे रिकॉर्ड में होना चाहिए, क्योंकि उसको ठीक होने तक हमने दवाई देनी है। प्राइवेट अस्पताल से तो हो सकता है वो 1 दिन के लिए है, 2 दिन के लिए है, लेकिन हमने उसको फॉलो करना है। और मैंने ये भी कहा है कि ये ऐप बनानी चाहिए और उसके ऊपर सारे रिकॉर्ड होने चाहिए और जियो लोकेशन होनी चाहिए, ताकि जो हमारा आदमी जाए उसका सबूत हो सके कि हाँ वो टीबी के मरीज तक होके आया और उसको दवाई दे के आया। वहीं 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को आश्वस्त किया कि जिस जोश और बहादुरी के साथ हरियाणा कोरोना के खिलाफ लड़ा, उसी बहादुरी के साथ एक एक हेल्थ वर्कर घर घर जाकर टीबी के खिलाफ लड़ेगा। जनता टीवी के लिए अंबाला से हरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। उन्होंने कहा कि 1.12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जीएसटी संग्रह और 20% से ज्यादा जीडीपी वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि जीडीपी किसी भी देश की आर्थिक सेहत को मापने का सबसे सटीक पैमाना होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की गाड़ी फिर से पटरी पर लौट रही है। वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में शानदार जीडीपी के आंकड़े सामने आए हैं। क्या कुछ कहा अनिल विज ने, आपको हम बता रहे हैं। 1.12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जीएसटी संग्रह और 20% से ज्यादा जीडीपी वृद्धि हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, यह कहा है गृह मंत्री अनिल विज ने अपने ट्वीट में, वो आपको हम बता रहे हैं। वहीं चंडीगढ़ में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों की कोई बकाया पेमेंट हमारे पास नहीं है और आगामी पिराई के सीजन को लेकर शुगर मिल पूरी तरह से तैयार है और जल्द वो तैयार हो जाएंगी। हरियाणा में गन्ने के आगामी सीजन को लेकर क्या तैयारी है और इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल मौजूद हैं। सर, आगामी गन्ने की पिराई के सीजन को लेकर क्या तैयारी है सर? जिस तरह से पिछले वर्ष हमने सभी शुगर मिल्स के एमडीज को बुला के और डायरेक्शन दी थी कि भाई अपना जो मिल का जो मेंटेनेंस है उसको समय पर कर लें, और इसी साल भी हमने सभी एमडीज को बुला के डायरेक्शन दे दी है और सितंबर तक उनका सारा मेंटेनेंस का काम पूरा हो जाएगा, 30 सितंबर तक। और उसके बाद हम नवंबर के फर्स्ट वीक में जिस तरह पिछले साल शुरू की थी, इसी तरह सभी मिल्स को क्रैशिंग नवंबर के फर्स्ट वीक में शुरू कर देंगे। यानी सर, अधिकारियों को ये आदेश दे दिए गए हैं कि पूरी मेंटेनेंस समेत उनकी जो तमाम तैयारी है वो कर ली जाए, ताकि जो गन्ना पिराई का सीजन है वो समय पर आप मिलों को शुरू कर सकें। हाँ बिल्कुल, क्या है कि पिछली बार जब उन्होंने किया था, अब की बार उनको कम दिक्कत आएगी, क्योंकि पिछली बार भी हमारी जो शुगर मिल थी पूरे सीजन में कहीं कोई शुगर मिल बंद नहीं हुई और किसी भी किसान को गन्ने में देने में कोई दिक्कत नहीं आई और जो समय पर गन्ना किसानों को पिरोया गया और समय पर ही हमने पेमेंट भी की सभी। सर, अभी गन्ना जो है वो चर्चा में है, चूंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कई सवाल पूछ रहे हैं और उसमें एक गन्ने का रेट का भी सवाल है।
अभी पंजाब ने गन्ने के रेट बढ़ा दिए, हरियाणा में गन्ने के रेट की क्या स्थिति है सर, और सरकार क्या आगे विचार कर रही है? देखो, पंजाब के अंदर चुनाव आ रहे हैं और चुनावों के मद्देनजर जो कांग्रेस की सरकार है वो किसानों को जो गन्ने का रेट बढ़ाया है, लेकिन हमारी सरकार तो पहले ही पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गन्ने का रेट दे रही है। और फिर भी अगर कोई जरूरत पड़ी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई जरूरत पड़ेगी तो हम भी बढ़ाएंगे। सर, पंजाब के मुख्यमंत्री किसानों के मुद्दे पर हरियाणा की सरकार को, हरियाणा के मुख्यमंत्री को सवाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पंजाब इस तरीके के फैसले ले रहा है, हरियाणा ने क्या किया, हरियाणा बताए। तो किसानों के लिए अगर आप बात करें तो किसानों को हरियाणा में सरकार किस किस तरीके की राहत दे रही है? चूंकि सर आप सहकारिता मंत्री है, आप जो है वो किसानों के विभाग से जुड़े हुए हैं, तो क्या क्या आप प्रावधान किए गए? देखो, जिस तरह से पंजाब में सिर्फ गेहूं और धान ही एमएसपी पे खरीदा जाता है, लेकिन हरियाणा में तो हम दर्जनों फसल एमएसपी पे खरीद रहे हैं। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो किसान की पेमेंट है वो भी हम सीधा किसान के खाते में डाल रहे हैं। जैसे पहले आड़ती के पास जाती थी, लेकिन अब किसान के खाते में जाती है। और जो बाजरा हमारा 2150 रुपये जो हम खरीदते हैं, और पंजाब और राजस्थान जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ मेरे ख्याल से 1100-1200 रुपये क्विंटल खरीदते हैं। तो जो पंजाब और जो कांग्रेस की सरकार है उनको देखना चाहिए कि भाई हरियाणा कितना अच्छा कर रहा है, और सभी जो फसल हमारी एमएसपी पे हम ले रहे हैं। तो और जो हमारे सब्जी वगैरह हैं उनमें भावांतर योजना हम लगा रखी है। अगर किसान को घाटा होता है तो उसका सरकार उसकी भरपाई करती है। सर, गन्ने के किसानों की हम बात करते, गन्ने के किसानों का जो पुराना भुगतान है क्या कोई आज की तारीख में पेंडिंग है क्या? और आगामी जो सीजन शुरू होगा उसमें गन्ने के किसानों का भुगतान समय पर कर दिया जाए, इसके लिए क्या तैयारी की है? देखो, अब की बार हमने 10 जुलाई से पहले सभी कोऑपरेटिव शुगर मिल्स के गन्ने की किसानों की पेमेंट कर दी है। और किसानों को किसी तरह का अभी पूरे सीजन में किसी तरह का मतलब एजिटेशन या कहीं विरोध आपको देखने को नहीं मिला होगा। पूरी तरह से किसान संतुष्ट है। और जब अभी हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अभी बात की तो हर जगह से किसानों ने, डायरेक्टर्स वगैरह ने सरकार को बधाई दी। अभी इससे पहले कभी इतनी जल्दी पेमेंट नहीं हुई, तो हम सरकार का धन्यवाद करते हैं, माननीय मनोहर लाल जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें समय पर पेमेंट करवाई। और आगे भी हमने जो आगे सीजन आ रहा है इसके अंदर भी हमने बजट में भी प्रोविजन करवा लिया है। और वैसे भी हमारी शुगर मिल्स जो अब अच्छा काम कर रही हैं, तो उसकी वजह से जैसे हमारा शेरा हो गया, आपकी पूछने वाला था सर, जो सीरा है या फिर जो शुगर है, क्या रेट है और इस रेट का बढ़ने का किसान को किस तरीके से फायदा आप देखते हैं? देखो, जिस तरह से जैसे शुगर का रेट अभी 35-36 चल रहा है और ये पहले 32 रहता था ममून, इसी तरह शेरा का रेट भी अब 1100-1200 के बीच में चल रहा है। तो इससे जो मिल का इससे फायदा होगा तो इसका फायदा सीधा किसान को जाता है। अगर मिल की अगर कमाई होती है तो किसानों की पेमेंट समय पर हो जाती है और इसका भी फायदा हुआ। और सरकार ने भी जो सब्सिडी दी है, सरकार जो मदद करती है, जो लोन देती है, अनसिक्योर्ड लोन देती है शुगर मिल्स को, उसकी वजह से भी हमने किसानों का पूरा मतलब पेमेंट समय पर कर दिया है। और आगे भी हम सभी किसानों की पेमेंट समय पर करेंगे। अंतिम सवाल है सर, गन्ना जो किसान है उनको सहकारिता मंत्री बनवारी लाल का क्या अपील है उनसे कि जो गन्ने की फसल लगाए हुए किसान है वो चिंतित ना हो, उनको शुगर मिल तक अपनी फसल लेके आने में, उनकी फसल पूरी बिकने में कोई दिक्कत नहीं आएगी? मैं हरियाणा के सभी गन्ना उत्पादकों को ये आश्वस्त करता हूं कि जिस तरह से पिछले सीजन में भी किसी किसान को कोई दिक्कत नहीं हुई, अगले सीजन में भी गन्ने को पिराई में कोई दिक्कत नहीं होगी और उनकी पेमेंट भी समय पर करेंगे। और किसानों को भी मैं ये अपील करता हूं कि जैसे अभी हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की थी, तो जो डिस्टेंस पे जो गन्ने की बुआई है वो करें, ताकि जो कटिंग के टाइम आजकल हार्वेस्टर आते हैं, तो हार्वेस्टर जब तक काम नहीं कर पाएंगे जब तक आप उसको 4 फीट का डिस्टेंस पे पेड़ नहीं लगाएंगे। तो अभी हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की थी, किसानों से अपील भी की थी, और उससे क्या होगा कि जो हार्वेस्टर से अगर कटिंग होगी तो उसका जो कॉस्ट है, लेबर की कॉस्ट है, वो कम हो जाएगी और किसान को डायरेक्टली उसका इनडायरेक्टली फायदा होगा। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ सहकारिता मंत्री बनवारी लाल थे, जिन्होंने कहा है कि हरियाणा में गन्ना किसानों को लेकर सरकार तमाम तरह के कदम उठा रही है। खास तौर पर आज गन्ना किसानों का कोई बकाया अब नहीं है, सभी जो गन्ना किसान है उनकी पेमेंट की जा चुकी है। आगामी पिराई के सीजन को लेकर पूरी तरह से मिल जो है वो तैयार हो, इसको लेकर काम शुरू कर दिया गया है और गन्ना किसानों की आगामी जो फसल होगी उसकी भी पेमेंट समय पर किसानों को सरकार करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट
जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूर्व आईएएस अधिकारी और प्रसिद्ध कवियत्री धीरा खंडेलवाल की संकलित पुस्तक हरियाणा पर्यावरण और प्रदूषण कोड का लोकार्पण किया और उन्हें बधाई देते हुए कहा है कि धीरा खंडेलवाल साहित्य से जुड़ी रही हैं। उन्होंने जिस भी विभाग की जिम्मेदारी संभाली उस विभाग का गहराई से अध्ययन किया। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में रहते हुए धीरा खंडेलवाल ने विभाग के समक्ष आने वाली दिक्कतों को समझते हुए पर्यावरण और प्रदूषण से संबंधित कानून और नियम दिशा निर्देशों को संकलित कर पुस्तक का रूप दिया, जो उनकी अद्भुत कार्यशैली को दर्शाता है। मैडम धीरा खंडेलवाल जी का रुचि का विषय साहित्यिक जो विषय है, इसको तो पिछले दिनों में जब हमने इनकी जो पुस्तकों का विमोचन था उसमें हमने लिखा था, लेकिन विषय में भी इतना ध्यान करके इतनी गहराई से जो विषय को दिया जाए, पहले भी जब जिन विषयों के ऊपर उन्होंने विभाग संभाले तो बहुत ही बखूबी उन्होंने विषय में गहराई कर जाकर के अध्ययन किया और उसका विभाग के अंदर एक छाप छोड़ी है। तो सब लोग रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से काम करें, इसके लिए इस प्रकार की पुस्तक का होना मैं समझता हूँ, चाहे वो विद्यार्थी होंगे, चाहे वो हमारे लॉ में काम करने वाले लीगल एक्सपर्ट्स होंगे या जो स्टेक होल्डर हैं, जो बिजनेस करने वाले, इंडस्ट्री में लगाने वाले, हमारे डिपार्टमेंट के सब लोगों को इनका लाभ मिलेगा और ये पुस्तक जो है सबके लिए उपयोगी बने। हरियाणा पुलिस प्रशासन में बड़े स्तर पर फेरबदल किया गया है, जिसका आपको बता दें कि इसके तहत 16 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। सरकार ने इन तबादलों के बकाया आदेश भी जारी कर दिए, जिनके मुताबिक आईपीएस अधिकारी मोहम्मद अकील को जेल डीजी का कार्यभार सौंपा गया है। वहीं आईपीएस अधिकारी शत्रुजीत कपूर को हरियाणा के स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का डीजी नियुक्त किया गया है। आईपीएस अधिकारी ओपी सिंह को एडीजीपी क्राइम बनाया गया है। रोहतक से सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा है कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की आय को दोगुना करना चाहती है, वहीं पूरा विपक्ष मिलकर किसानों को गुमराह करने में लगा हुआ है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी से सवाल करते हुए कहा है कि कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही, उसके बावजूद उसने किसानों के लिए क्या किया, बताए। कि आमदन को मैं कैसे बढ़ाऊं, कैसे उसको दुगना करूं, एक दिल में सोच थी। अलग अलग तरह की कई योजनाएं दी किसानों के लिए, किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना, सॉइल टेस्ट, देयर इज प्लेंटी ऑफ योजनाएं कि किसानों की आमदन को मैं कैसे दुगना करूं। इसी के तहत में तीनों कानून लेकर के आए गए। सहमति थी, सारी बातें थी। और उसके बाद क्या हुआ, किस तरह की बातें आई, ये सारा गेम विपक्ष का गेम। विपक्ष में भी आप देखोगे कांग्रेस इसमें सबसे मजबूती के साथ पार्ट प्ले कर रही है, और भी सारा विपक्ष का गेम है। जबकि आप इतने साल रहने के बावजूद भी आज किसान अगर धरने पर बैठा है, इतने साल बावजूद रहने के बावजूद भी आपने किसानों के लिए क्या किया, किसानों के लिए क्या किया? अरे अगर किसानों के लिए आप करते तो ये नौबत ही नहीं आती, ये नौबत ही नहीं आती। अब जब कोई करने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व जब करने जा रहा है, तो उसमें रुकावट डालो, उनको गुमराह करो, उनको विचलित करो कि भी आपके कानून ठीक नहीं है। और जो असलियत में जो किसान है, जैसे आपने 15 अगस्त पर मोदी जी ने कितने अच्छे तरीके से विस्तार से बात बताई कि करीबन 80% से भी ज़्यादा छोटा किसान, वो किसान बिल्कुल चाहता है कि भी जो ये कानून आए हैं उसका मैं फ़ायदा उठाऊं। प्रदेश के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री के बीच कृषि और बिजली के सवालों का जवाब दिया है। बिजली मंत्री ने कहा है कि हरियाणा पूरे देश में तेजी से विकसित होने वाला देश का दूसरा राज्य है। टोक्यो ओलंपिक की बात हो या फिर पैरा ओलंपिक की बात, हरियाणा के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा पंजाब से हर क्षेत्र में बेहतर राज्य है। गर्मी के सीजन के दौरान पंजाब में बिजली आपूर्ति को लेकर बुरा हाल था। पंजाब को उद्योगों को बंद करना पड़ा और पंजाब सिविल सचिवालय तक में लाइट नहीं थी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह एक सम्मानीय प्रतिनिधि हैं, उनको लेकर कोई गलत शब्द मैं नहीं बोलूंगा। वो ये कहते कि
आसमान नहीं है तो इस तरीके की बात है। मैं कैप्टन साहब के लिए कुछ उल्टा सीधा नहीं कहना चाहूँगा। हम एक चीफ मिनिस्टर हैं, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, मैं नहीं कहना चाह रहा, पर वो एक गलत विवाद में फंस गए। हरियाणा के बराबर पंजाब कहीं भी नहीं है आज। वैसे क्या स्थिति है सर हरियाणा में? देखिए, हम पे पावर सरप्लस है, तब भी थी, आज भी थी। जब पीक सीजन था तब भी कहीं दिक्कत नहीं आई। और पंजाब में एक भी स्टेशन करके दिखाते, हम हमारे 2 स्टेशन गुड़गांव और पंचकुला दोनों हम करने जा रहे हैं। इसी महीने हम कर देंगे, जिसमें फॉल्ट फ्री कर देंगे। अभी मैं वो तो नहीं कह सकता इन्वर्टर फ्री उसमें, क्योंकि वो सब केवल ज़मीन में डलनी होती है, एक लंबा प्रोसेस है। और हमारे यहाँ लाइक वाइज चंडीगढ़ हमारी इस तरीके की स्थिति है कि कभी भी बिजली नहीं जाएगी। लेकिन सर वो किसान हितैषी होने की बात कर रहे हैं, जो बिजली की जो बात कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि हम किसानों के लिए हमने इस तरीके की। अब किसान में भी मैं बता रहा हूँ, अगर पर एकड़ यील्ड देखें तो ये रिकॉर्ड की बात है। हरियाणा की पर एकड़ यील्ड पंजाब से ज़्यादा है। कृषि क्षेत्र में सब्सिडी कितनी है सर हमारी, कितनी है? और उसके बाद हम जो सब्सिडी दे रहे हैं ना जी, हम कितनी फसलों पे दे रहे हैं वो नहीं दे रहे हैं। हम मक्का पे दे रहे हैं, हम आपके गन्ने पे दे रहे हैं, हम ज्वार पे दे रहे हैं, हम चने पे दे रहे हैं। पंजाब में कहीं भी इतने में हमारे कहीं बराबर ही नहीं है हम जो दे रहे हैं ना जी। वैसे पंजाब हरियाणा क्योंकि एक ही स्टेट आपस में 1966 में हुई है, और उसके बाद पंजाब हरियाणा में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। रेट्स जो है तकरीबन एक से चले रहे हैं, क्योंकि पेरेंटली पंजाबी स्टेट थी, उससे फिर हरियाणा बाइफरकेट अलग हो गया। ट्यूबवेल में मेरे ख्याल में एक सही रेट ज़्यादा नहीं, पर मैं इसमें ज़रा मुझे नहीं। अब तो चुनाव जीतने के लिए हर तरीके के चुनावी वो क्या कहते हैं, वो चंदा मामा दूर के पुए पकाए अंगूर के, अब तो वो खिलौनेबाजी हो रही है। तभी एक्चुअल में पंजाब की जो फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन है, बहुत बुरी हालत है। ये आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ। और फिलहाल इतना, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।